जो भी लोग जमीनी स्तर पर काम करने का काम करेंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, उनके हक अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे। अगर ऐसे आंदोलनकारियों की चुनावों में जीत होनी शुरू हो गई है तो मैं मानता हूँ ये वास्तव में राजनीतिक परिवेश में बदलाव और परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समय में भी आंदोलनकारियों को अगर यूं ही राजनीतिक रूप से इस देश के जनता स्वीकार करने लगे तो दिन दूर नहीं जब ये लोग, ये पार्टियां, ये हुक्मरान इस देश को अपने बाप की, अपने चाचा की, अपने बापू की बपोती मानना छोड़ देंगे। डॉक्टर कफील खान को देशद्रोही बता रहे थे, नरसंहारी बता रहे थे, जो डॉक्टर कफील खान को आतंकवादी बता रहे थे, उन मौतों का जिम्मेदार बता रहे थे, तो आपने तो सिर्फ 24 मौतों का बात की है। इस देश में लाखों हजारों मौतें ऐसी हुई हैं जो बिना ऑक्सीजन के हो रही हैं। निरंतर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लिए, वहाँ पर कोई भी जितनी आपको 5, 6, 10, 15, 20 लाशें ऐसी जाती नजर आएंगी। उसका कारण पूछोगे तो कारण यही होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण फलाने जी की मौत हो गई, अलाने जी की मौत हो गई। इनके 3-4 विधायक उत्तर प्रदेश के जो थे वे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ चुके हैं। तो इसमें जवाबदेही है। और मैं तो कहूँगा ये ऑक्सीजन की कमी के कारण इनकी मौत नहीं हुई है, इस देश की जनता के द्वारा, इस देश के हुक्मरानों के द्वारा इनका मर्डर किया गया, इनकी हत्या की गई। सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि आप बंगाल में बीजेपी की हार हुई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकतांत्रिक देश है। इस देश के नौजवानों ने, इस देश के किसानों ने, वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जनता जनार्दन ने, वहाँ के मजदूरों ने इस देश के उस एक महिला को वोट दिया है जो उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती है। उन लोगों को वोट नहीं दिया जो लोग वहाँ पर जाकर हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट लेना चाहते थे, जो मात्र जय श्री राम के नाम पर वोट लेना चाहते थे, जो मात्र वहाँ पर जाकर दंगों के आधार पर दंगे कराकर लोगों को आपस में लड़ाकर वोट लेना चाहते थे। तो वहाँ की जनता जनार्दन समझदार है। वहाँ के लोगों ने बिल्कुल अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से काम लेते हुए, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पर वोट किया बहुत अच्छा वोट किया। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों की हार हुई है और सत्य की जीत हुई है। तो क्या लगता है आपको, बंगाल की हार के बाद बीजेपी को समझ में आएगा? क्या किसानों की बात बीजेपी सुनेगी? देखो, ये निकम्मे और नाकारा लोग हैं। हो सकता है कि इन्हें अब भी बुद्धि ना आए, लेकिन हमें लगता है कि बंगाल बहुत बड़ा निशान इनके लिए छोड़ कर गया है कि अब भी वक्त है, अब भी इन लोगों को सुधर जाना चाहिए। नहीं तो वो वक्त दूर नहीं जब 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव इस देश के दिल्ली में जाने का रास्ता खोलता है। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो जाए कि आपका दिल्ली जाने का रास्ता बंद हो जाए और फिर तमाम धीरे धीरे तमाम राज्यों से आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाए। जिस प्रकार यूपी में पंचायत चुनाव में देश के किसान, मजदूर, नौजवानों ने इनका बॉयकट करके, इनका बहिष्कार करके, आप यूपी के पंचायत चुनाव का रिजल्ट देखिए तो उत्तर प्रदेश में भी इन लोगों की बुरी तरह हार हुई है। और उत्तर प्रदेश के किसान और नौजवानों ने इन्हें बताने का काम किया है कि हमें मंदिर और मस्जिद नहीं, हमें हॉस्पिटल और हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहिए। क्योंकि आज देश में ऐसे हालात हैं कि अगर एक माँ अपने 24-25 साल के बेटे को, बीमार बेटे को लेकर अगर हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर जाकर अगर हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर कह देता है कि मेरी माँ के लिए, मेरे बेटे के लिए एक इंजेक्शन नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर बेड नहीं है, और वो माँ अपने 24-25 साल के बच्चे को गोद में लिए उसे दम तोड़ते देखती है, तो फिर हिंदुस्तान के प्रत्येक नौजवान, किसान, मजदूर का दिल दुखता है। तो हमें इस देश में शिक्षा और चिकित्सा चाहिए। आने वाले समय में इन किसानों, मजदूर, कमेरों की वर्ग की आवाज़ बंगाल तक गई है, उत्तर प्रदेश तक भी जाएगी। असम में क्या लगता है आपको? असम में भले बीजेपी की सरकार दोबारा बन गई हो, लेकिन वहाँ के आंदोलनकारी अखिल गोगोई जो जेल के अंदर हैं, बीजेपी का मतलब केंद्र की राजनीति हो या राज्य की राजनीति, उसका असम में मुख्य चेहरा विपक्ष के थे अखिल गोगोई जी, तो वो चुनाव जीत गए विधानसभा का। तो क्या लगता है आपको कि राजनीति का एक नया चेहरा उभर रहा है जो एक नया रास्ता दिखाएगा कांग्रेस बीजेपी से हटके? देखिए, अच्छा भी है। मुझे लगता है कि इस देश में जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहा है, जो लोगों के काम आना चाहिए, मैं पहले से कहता आया हूं कि ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है कि किसी का पोता प्रधानमंत्री बनेगा, किसी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। इस देश के लोगों के बीच जाकर जो भी लोग जमीनी स्तर पर काम करने का काम करेंगे, उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे, उनके हक अधिकारों के लिए आंदोलन करेंगे। अगर ऐसे आंदोलनकारियों की चुनावों में जीत होनी शुरू हो गई है तो मैं मानता हूँ ये वास्तव में राजनीतिक परिवेश में बदलाव और परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समय में भी आंदोलनकारियों को अगर यूं ही राजनीतिक रूप से इस देश के जनता स्वीकार करने लगे तो दिन दूर नहीं जब ये लोग, ये पार्टियां, ये हुक्मरान इस देश को अपने बाप की, अपने चाचा की, अपने बापू की बपोती मानना छोड़ देंगे।
तमिलनाडु में भी चुनाव था, वहाँ पे बीजेपी गठबंधन की हार हुई हुई है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में दो लोगों का निजी अधिकार होता है वो किसे वोट करें और किसे नहीं। अगर वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी हारी है तो हमें लगता है कि ये देश अब धर्म और जात के आधार पर बंटकर वोट करने वाला नहीं है। अब ये देश का नौजवान जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसने अपने बाप दादाओं को और जो बिना पढ़ा वर्ग है उन्हें भी समझाने का काम किया है कि आने वाले समय में इस देश में मंदिरों में बैठकर और मस्जिदों में बैठकर संपन्नता नहीं आएगी। संपन्नता आएगी तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों से आएगी, या फिर आज जैसे माहौल है कि शमशान घाट में भी आज टोकन के आधार पर वहाँ पर शवों को जलाया जा रहा है। तो आने वाले समय में मंदिर और मस्जिद से नहीं, देश में अस्पतालों से सस्ती चिकित्सा और सस्ती शिक्षा से इस देश का बदलाव हो सकता है। तो तमिलनाडु तो अच्छा साक्षरता वाला प्रदेश है, तो वहाँ पर अगर भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं शिक्षक और चिकित्सा की, खबर आ रही कि कर्नाटक में 24 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई है, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या ये सरकार के द्वारा हत्या नहीं की गई है? जो लोग ऑक्सीजन की बिना सरकार की जिम्मेदारी थी उनको ऑक्सीजन देना, ये वही है जिन्होंने कफील खान को आज तक जेल में बंद किया हुआ है ऑक्सीजन को लेकर। ये इन लोगों की जवाबदेही है। और इस देश की जनता जनार्दन को भी अब सोचना चाहिए, जो लोग कफील खान को, डॉक्टर कफील खान को देशद्रोही बता रहे थे, नरसंहारी बता रहे थे, जो डॉक्टर कफील खान को आतंकवादी बता रहे थे, उन मौतों का जिम्मेदार बता रहे थे, तो आपने तो सिर्फ 24 मौतों का बात की है। इस देश में लाखों हजारों मौतें ऐसी हुई हैं जो बिना ऑक्सीजन के हो रही हैं। निरंतर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर देख लिए, वहाँ पर कोई भी जितनी आपको 5, 6, 10, 15, 20 लाशें ऐसी जाती नजर आएंगी। उसका कारण पूछोगे तो कारण यही होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण फलाने जी की मौत हो गई, अलाने जी की मौत हो गई। इनके 3-4 विधायक उत्तर प्रदेश के जो थे वे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण दम तोड़ चुके हैं। तो इसमें जवाबदेही है। और मैं तो कहूँगा ये ऑक्सीजन की कमी के कारण इनकी मौत नहीं हुई है, इस देश की जनता के द्वारा, इस देश के हुक्मरानों के द्वारा इनका मर्डर किया गया, इनकी हत्या की गई है। आप बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की भी। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार का एक तुगलकी फरमान आया था कि जो लोग इस महामारी के टाइम में सोशल मीडिया पे कुछ लिखेंगे, मदद मांगेंगे, उन पे कार्रवाई होगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन खबर आ रही कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की एक भी बात नहीं मानी है। बहुत से पत्रकारों पे, बहुत से आम नागरिकों पे केस किया जा रहा है, नोटिस आ रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हुक्मरान जो है वो तानाशाह है। जब उत्तर प्रदेश से लोग किसान आंदोलन में आ रहे थे तो उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। जब उत्तर प्रदेश में लोग हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों में मारे जा रहे थे, मर रहे थे बीमारियों के कारण, और जब हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश सरकार से कि लॉकडाउन लगा दो, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार अपने अहंकार में लॉकडाउन नहीं लगाती है। जब देखती है कि सड़कों पर, शमशानों में निरंतर लाशों के अंबार लगे हुए हैं, तब जाकर लॉकडाउन लगाती है। और अब कहती है कि अगर इसके खिलाफ कुछ बोलोगे, अगर इसके बारे में सच्चाई बताओगे तो तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो ये लोकतंत्र कहाँ है भाई साहब? ये तो पूर्ण रूप से तानाशाही है, हिटलरशाही है। लेकिन हम आंदोलनकारी हैं, हम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के वंशज हैं। हमारी जुबान तब तक बोलेगी जब तक इनकी सच्चाई का राज खोलेगी, तब तक हमारी जुबान बोलेगी। हम जैसे इसके लोगों को बताते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश में भय और डर का माहौल है, उत्तर प्रदेश में लाशों के अंबार लगे हुए हैं। ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसमें निरंतर रोजाना 10 या 20 लाशें ना पुकती हो। ऐसा कोई शमशान नहीं है जहाँ पर किसी भी समय जाकर आप 100-200 लाशों का लाइन में लगे बिना देखते हो। अरे अंदर तो लाशें जली रही हैं, लेकिन लाइनों में भी लाशें टोकन लगकर वहाँ पर लाशें जलाई जा रही हैं। ये लोग अस्पतालों की इंतजाम ना करते हुए ये लोग कह रहे हैं कि हमने शमशानों में, कब्रिस्तानों में जगह मुहैया करा दी है। ये लोग इस देश के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं। ये लोग कहते थे कि हम जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाएंगे, लेकिन ये लोग जनसंख्या नियंत्रण पर कानून तो नहीं बना पाए, लेकिन इस देश के लोगों को, इस देश के किसान, मजदूर, कमेरों को, इस देश के गरीब वर्ग को अस्पतालों में मार मार कर जान तोड़ने पर विवश कर रहे हैं। एक पत्रकार है रोहित सरदाना, जिसकी अभी मौत हो गई है। उस विषय पे रवीश कुमार जी एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा कि सरकार तत्काल उनके परिवार को 5 करोड़ की मदद दे, आर्थिक मदद। इस पर क्या कहेंगे आप? क्या इस देश में कोरोना के कारण से सिर्फ एक ही इंसान की मौत हुई है? बाकी जो लोग मर गए उनकी मौत का कोई वैल्यू नहीं है? इस देश में हो क्या रहा है कि एक इंसान मर गया तो पूरा देश रो रहा है, बाकी लोग मर रहे हैं, सड़क पर चल के मर रहे हैं, बस पलट रही है। तो इस पर क्या बोलेंगे आप? उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो पंचायत चुनाव हुआ, इसमें 706 कर्मचारी जो जिनकी ड्यूटी लगी थी वो मर गए, उनकी मौत की कीमत नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, और एक पत्रकार पे 5 करोड़ की बात हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, इस देश में परिवारवाद का नाम तो तुमने सुना ही होगा। परिवारवाद एक तो होता है जो आपके किसी परिवार विशेष से आया हो,
एक परिवारवाद आता है जो आपके आसपास काम करता हो, आपकी कंपनी से हो, आपकी संस्था से हो या आपका जानकार हो, वो भी परिवारवाद कहलाता है। तो यही रवीश कुमार ने करने का काम किया है कि रवीश कुमार ने रोहित सरदाना जी जो कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे, मैं गलत तो नहीं कहूँगा, लेकिन रवीश कुमार जी उन रोहित सरदाना जी के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय 3 करोड़ रुपए सालाना थी और ऊपर की कमाई उनके अलग अलग जो बिजनेस उन्होंने खोल रखे थे वे अलग थे। तो उनके लिए 5 करोड़ रुपए की मांग। और जो किसान का मेरा मजदूर वर्ग दम तोड़ते तोड़ते कोरोना बीमारी के कारण अस्पतालों में दम तोड़ गया, उनके लिए 0। उनके लिए शमशानों में जाने के लिए भी 10,000 रुपये टैक्स आपकी सरकारों ने लगा दिए हैं, उनके लिए कुछ नहीं। तो भाई साहब, इस देश में निम्न वर्ग के लोग, किसान लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग, फुटपाथ पर रहने वाले लोग किसी को दिखाई नहीं देते, चाहे वो मीडिया वाले हों, चाहे वो ये कहने वाले हों कि हम सच को दिखाने वाली मीडिया हैं। तो इस देश में किसान, कमेरा मजदूर और निम्न वर्ग, फुटपाथ पर रहने वाले कमज़ोर, शोषित, पीड़ित लोग किसी को दिखाई नहीं देते। ठीक है, थैंक यू।